नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आइनॉक्स लेज़र कंपनी पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, दूसरा मैं बात करूँगा उसके मैनेजमेंट और लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानने से पहले उसके हिस्ट्री को जानते हैं। अगर हिस्ट्री का बात करें तो ये कंपनी स्टार्ट किया गया था, मैं आइनॉक्स का बात कर रहा हूँ, आइनॉक्स लेज़र नहीं। तो हम पहले आइनॉक्स के बारे में जानेंगे कि उसे कौन स्टार्ट किया। आइनॉक्स स्टार्ट किया गया था भाई देवेंद्र जैन। वो एक मारवाड़ी थे और आप जैसे कि जानते हैं कि मारवाड़ी लोगों में ये मेंटेलिटी रहता है कि वो थोड़ा बिजनेस माइंडेड होते हैं। उनके पिताजी देवेंद्र जैन के पिताजी का पेपर ट्रेडिंग का बिजनेस था। वो उनसे अलग हट के कुछ एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए आगे बढ़े, एक अलग स्टेप लिए अपने पिताजी से अलग। वो बेसिकली क्या किया 1960s के आसपास कि एक एक्सट्रैक्ट करते थे गैस को, लिक्विफाई करके उसको बेचते थे थ्रू द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ऑक्सीजन। उस समय एक कंपनी था ब्रिटिश ऑक्सीजन, जिससे कि वो हेल्प लेते थे और कुछ गैस को एक्सट्रैक्ट करते, लिक्विफाई करते थे और बेचते थे। ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस था। और आप बोलिएगा कि ये गैस का यूज कहाँ होता था। ये गैस का यूज बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में होता था, जैसे कि स्टील एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जैसे हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का यूज होता है। तो यहाँ बहुत यूज होता था इसका गैस का, और ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस था। ये बहुत अच्छा कर भी रहे थे। लेकिन 1963 में इन्होंने सोचा कि अपना कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए इन्होंने अपने भाई ललित के साथ जर्मनी और यूएस घूमे और वहाँ जर्मनी से एक मशीन का यूनिट उठा के लाए और एक प्लांट सेटअप किया इन पूना, जिससे कि वो गैस को लिक्विफाई खुद कर सकते थे, उन्हें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। इसी कंपनी का नाम बना आगे चल के आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट, जिसे हम जानते हैं। ये कंपनी बेसिकली हाइड्रोजन, CO2 ये सब गैसेस बनाता है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है। अगर आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट का बात करें तो ये कंपनी 1991 में पब्लिक हो गया था। लेकिन मैनेजमेंट को लगा कि ये बहुत जल्दी कर रहे हैं पब्लिक से पैसे उठाने में, तो इन्होंने उसे डिलिस्ट किया और एक यूएस कंपनी के साथ 50-50 पार्टनरशिप में कोलैबोरेशन किया। और ये कंपनी वहाँ से फिर अच्छे तरीके से ग्रो करने लगा। जब 2002 में सिद्धार्थ जैन इस कंपनी को ज्वाइन किए तो इस कंपनी को थोड़ा बूस्ट मिला। ये था आइनॉक्स के बारे में, जो सबसे पहला कंपनी उसके पिताजी स्टार्ट किए थे। इसी के साथ 1980s में जो पवन और विवेक जैन हैं, उन्होंने मिल के एक आइनॉक्स इंडिया कंपनी स्टार्ट किया था, जो कि मोस्टली मैन्युफैक्चर करता था क्रायोजेनिक टैंक। और ये देश के उसमें पहले कंपनी थे जो खुद गैस भी मैन्युफैक्चर कर रहे थे आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट में, और क्रायोजेनिक टैंक भी मैन्युफैक्चर कर रहे थे जो यूज होता था रेफ्रिजरेंट में। तो ये उस समय देश के सबसे पहले कंपनी थे जो खुद रेफ्रिजरेटर का बिजनेस भी कर रहे थे, उसका गैस भी बना रहे थे और सिलेंडर भी बना रहे थे। होप यहाँ तक आपको इनका ओवरऑल हिस्ट्री समझ में आ गया होगा कि कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुआ, कौन स्टार्ट किया और कैसे चला। अब हम यहाँ बात करते हैं आइनॉक्स लेज़र के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारा प्रोटोकॉल आने लगा, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कोप सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल। ऐसे जब आने लगा तो इन्हें लगा कि इनका जो बिज़नेस है, क्योंकि जो भी रेफ्रिजरेंट का बिज़नेस होता है उससे इमिट होता था CFCS, और पूरा वर्ल्ड एकजुट हो गया ताकि CFCS या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, जिससे इन्हें लगा कि इनका बिज़नेस इम्पैक्ट हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक एक कंपनी था मैकिन्से एंड को INC, इनके पास गए ये 1998 में और इनसे हेल्प मांगा कि अगर ये अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को तो ये किस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। और उनके हेल्प से ही इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें थिएटर बिज़नेस में जाना चाहिए, और इन्होंने 1999 में थिएटर बिज़नेस को ज्वाइन किया। उस समय इनके पास और भी बहुत सारा कंपनीज़ था। अगर इनके कंपनीज़ के बारे में और बात करें तो आइनॉक्स लेज़र एंड होल्डिंग कंपनी इनके पास है, जो मोस्टली बस होल्ड करता है शेयर और कोई काम इसका है नहीं। इसके अंतर्गत आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट, जैसा कि जो सबसे पहला कंपनी था वो है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट, दूसरा कंपनी GFL है या गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, और तीसरा कंपनी आइनॉक्स इंडिया जो स्टोरेज टैंक और डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालता है। अगर GFL या गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का लिमिटेड का बात करें तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, आप देख लीजिएगा। GFL एक अलग कंपनी हो गया है और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एक अलग कंपनी हो गया है। इसी के अंतर्गत आता है आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स लेज़र। अगर आइनॉक्स विंड का बात करें तो ये विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारा प्रोटोकॉल सब आने लगा था, जिसके वजह से इन्हें ऐसा लगा था कि जो भी CFCS है या जो भी पॉल्यूटेंट है उसे कम करने के लिए सारा वर्ल्ड एकजुट होने लगेगा, जिसके वजह से इन्होंने आइनॉक्स लेज़र को स्टार्ट किया, एक थिएटरल बिजनेस। और फिर इन्होंने क्या किया कि ये विंड एनर्जी पे भी चलेगा 2008-9 में, बिकॉज दे थिंक दैट कि आने वाला फ्यूचर विंड एनर्जी का हो सकता है। ये तो ओवरऑल हिस्ट्री आइनॉक्स का। अब हम बात करते हैं आइनॉक्स लेज़र का।
जैसा कि मैंने बताया कि आइनॉक्स लेज़र स्टार्ट हुआ था 1999 में एज अ थिएटर बिजनेस, और जो सबसे पहला प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया था, ख़रीदा गया था बाय विवेक एंड पवन जैन, जो कि देवेंद्र जैन के बेटे हैं। 2002 में इन्होंने पूना और बड़ोदरा में मल्टीप्लेक्स सिनेमा के लिए 2 प्रॉपर्टी ख़रीदा था, जो कि अभी भी उनके पास ही है, वो ख़रीदा हुआ प्रॉपर्टी ही है। 2003 का अगर बात करें तो इन्होंने मुंबई में भी एक प्रॉपर्टी ख़रीदा, लेकिन इसके बाद से 2003 के बाद से ये कंटिन्यूअस ख़रीद नहीं रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि लीज़ पे ले रहे हैं प्रॉपर्टी, बहुत लंबे टर्म के लीज़ पे ले रहे हैं, जैसे कि 10 साल 15 साल ऐसे लंबे लीज़ पे ले रहे हैं। अगर इसी को कंपेयर करें पीवीआर से, तो पीवीआर का लीज़ टर्म बहुत कम है, वो है लगभग 3 साल 4 साल, बहुत शॉर्ट टर्म लीज़ पे लेता है पीवीआर। वही ये आइनॉक्स उसका उल्टा करता है, ये इनका जो लीज़ पीरियड रहता है वो लगभग 12 से 13 साल से ज़्यादा का ही रहता है, उससे कम का नहीं रहता है। तो 2003 में इन्होंने एक्वायर किया मुंबई में, और 2006 में ये पब्लिक हुए। इनको लगा कि अब पब्लिक से पैसा उठाना चाहिए, इसीलिए ये पब्लिक हुए और शेयर मार्केट से पैसा उठाया। जैसे ही 2006 में ये पब्लिक हुए, इन्होंने 2007 में 89 सिनेमा को एक्वायर किया, जिनका बिजनेस वेस्ट बंगाल और आसाम में था। 2008 में इन्होंने प्राइम स्काईलाइन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया, और एक कंसिक्यूटिवली 2013 में फेम इंडिया को एक्वायर किए। फेम इंडिया को एक्वायर करने का फ़ायदा इनको ये हुआ कि ये डायरेक्टली सेकंड नंबर पे पहुंच गए नंबर ऑफ स्क्रीन इन थिएटर्स में। फिर इन्होंने 2014 में सत्यम सिनेप्लेक्स को एक्वायर किया, जिससे इन्हें नॉर्थ इंडिया में कुछ प्रेजेंस मिला। फिर 15 से लेकर 18 तक इन्होंने 57 मल्टीप्लेक्स सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया। कंपनी को अगर आप देखें तो कंपनी ऑर्गेनिकली भी ग्रो कर रहा है, इनऑर्गेनिकली भी ग्रो कर रहा है। अगर ऑर्गेनिक का बात करें तो कहने का मतलब है कि कंपनी खुद भी थिएटर खोल रहा है और स्क्रीन बैठा रहा है अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज़ में। और इनऑर्गेनिक का बात करें तो ये जो एक्विजिशन किया है बहुत सारा, जैसे 89 सिनेमा का, फेम इंडिया का, सत्यम का, तो ये सब हुआ, ये इनऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट देखिएगा तो आपको उसमें डेट नहीं दिखेगा, तो कंपनी एग्रेसिवली एक्विजिशन नहीं कर रहा है। कंपनी आराम से इनऑर्गेनिक भी ग्रो कर रहा है और ऑर्गेनिक भी ग्रो कर रहा है, जो मुझे यहाँ पे बहुत बढ़िया लगता है आइनॉक्स के केस में। ये था ओवरऑल हिस्ट्री की कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुआ। कहने का मतलब कि ये आइनॉक्स का भी हिस्ट्री मैंने बता दिया, और आइनॉक्स लेज़र का भी मैंने हिस्ट्री बताया कि कैसे 1999 में स्टार्ट होने के बाद 2018 तक कैसे वो कंपनी ग्रो करता आया। अब हम बात करते हैं बिज़नेस मॉडल के बारे में। अगर बिज़नेस मॉडल का बात करें तो मैंने पीवीआर के वीडियो में भी आपको बिज़नेस मॉडल थिएटर का कैसे काम करता है ये उसमें भी बताया है। इसमें मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि सबसे पहले कुछ डायरेक्टर को लाया जाता है, बाय सम प्रोड्यूसर, उसको फंडिंग देते हैं, वो एक्टर सबको लाते हैं और मूवी बनाया जाता है। कहने का मतलब कि प्रोड्यूसर सारा फंडिंग करते हैं और मूवी बनता है। अब प्रोड्यूसर कोई कोलैबोरेशन करता है विद सम डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को अब राइट मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर अब उस मूवी को लेके अलग अलग जगह जाता है, जैसे वो थिएटर में जा सकता है, वो टीवी में जा सकता है डायरेक्ट, या ओटीटी में जा सकता है, या किसी और तरीके से वो उसको बेच सकता है, वो जैसे चाहे बेच सकता है। उस पर कोलैबोरेशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बेचना चाहता है। अब हम बात करते हैं कि मूवी थिएटर कैसे काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, मूवी आ गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब 2 बातें, सबसे पहला कि सिंगल बिजनेस क्या होता है, सिंगल थिएटर क्या होता है, और मल्टीप्लेक्स क्या होता है। सिंगल थिएटर होता है कि ऐसा कंपनी जिसके पास एक ही स्क्रीन है और उसके पीछे 1000, 1200 या 1500 के आसपास सीट होता है, उसमें वो अपना मूवी चलाते हैं, वो होता है सिंगल स्क्रीन। और मल्टीप्लेक्स में होता है कि एक ही जगह पे 4 स्क्रीन रहेगा और एक का सीटिंग कैपेसिटी 200-250 के आसपास रहता है। इससे होता यह है कि जो भी मूवी देखने आता है उसको इंस्टेंट मूवी दिखाया जा सकता है, उसको कोई वेट नहीं करना पड़ता, ये इसको फ़ायदा होता है। और मल्टीप्लेक्स का दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि ये ज़्यादा चार्ज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर के पास अभी मूवी था, अब वो क्या करता है कि वो थिएटर के पास अप्रोच करता है। तो सिंगल स्क्रीन जिसके पास रहता है उससे वो 70% जो भी रेवेन्यू होता है, मिलता है टिकट से, उसको वो खुद ले लेता है और 30% रेवेन्यू दे देता है जो थिएटर चला रहा है उसको। यही अगर मल्टीप्लेक्स का हम बात करें तो अगर मल्टीप्लेक्स में थोड़ा दूसरा होता है। मल्टीप्लेक्स में क्या होता है कि पहले वीक में 50-50 रेशियो रहता है, मतलब 50% जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, 50% जाता है थिएटर वाला के पास। सेकेंड वीक में हो जाता है 55-45, मतलब 55 चल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, 45 जाता है थिएटर वाला मल्टीप्लेक्स के पास। इसी तरीके से ये रेशियो घटता है, और ऐसा नहीं है कि ये रेशियो एग्जैक्टली ऐसे रहेगा, बार्गेनिंग पावर पर डिपेंड करता है सारा कुछ। अगर कोई बड़ा हीरो का मूवी है तो ये बार्गेनिंग पावर ज़्यादातर रहता है डिस्ट्रीब्यूटर के साइड, अगर कोई छोटा हीरो का मूवी है तो ये बार्गेनिंग पावर चला जाता है मल्टीप्लेक्स के पास।
तो ये चेंज करता रहता है और वेरी करता रहता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का। रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होता है आइनॉक्स का। अगर रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू जनरेशन होता है 60% रेवेन्यू जनरेट करता है फ्रॉम टिकट। एडवर्टाइजिंग से इनको 10% रेवेन्यू जनरेट होता है। फूड एंड बेवरेज से इनको 25% रेवेन्यू जनरेशन होता है। और अदर्स होता है 6%, अदर होता है 6%। सबसे पहले हम बात करते हैं टिकटिंग का, जो कि सबसे हाई रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि ये 60%। जैसे कि मैंने बताया कि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में टिकटिंग में जो 70 या 30 का रेशियो होता है सिंगल स्क्रीन में, और मल्टीप्लेक्स में थोड़ा सा बार्गेनिंग पावर उसके पास ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको मार्जिन मिलता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल स्क्रीन, और ये टिकट बेचते हैं। मल्टीप्लेक्स में होता क्या है कि एवरेज टिकटिंग प्राइस होता है एक। कहने का मतलब 2-3 वर्ड है जो आपको याद रखना है कि एवरेज ATP, ऑक्यूपेंसी और नंबर ऑफ़ सीट्स। ATP का मतलब होता है एवरेज टिकटिंग प्राइस। कहने का मतलब कि पर व्यक्ति जो इंटर कर रहा है वो कितना पे कर रहा है इंटर करने के लिए एट एन एवरेज। तो ये इनका लगभग 200 है। और अगर ऑक्यूपेंसी का बात करें तो इनका ऑक्यूपेंसी है 28%। कहने का मतलब एवरेज शो में ऑक्यूपेंसी है 28%। अगर हर शो में 100 सीट होता है और पहले शो में अगर 100 व्यक्ति आए और सेकंड शो में 2 व्यक्ति आए, तो इनका एवरेज 2 सीट के लिए हो जाएगा, 2 थिएटर के लिए हो जाएगा, या 2 स्क्रीन बोले तो अच्छा रहेगा। 2 स्क्रीन के लिए हो जाएगा 52। 100 + 2 जोड़ दिया, उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो यही होता है 52%। तो ऑक्यूपेंसी रेट होता है आइनॉक्स के केस में 28%। मतलब पर शो अगर देखा जाए तो इनका सीट 28% फुल होता है। अगर इनका नंबर ऑफ़ सीट्स पर स्क्रीन देखा जाए तो ये लगभग 230 के आसपास है, जो कि ये कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहे हैं, और मैनेजमेंट का कहना है कि और डिक्रीज़ करेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि एवरेज टिकटिंग प्राइस इनका 200 है, ऑक्यूपेंसी 28% है, और नंबर ऑफ़ सीट्स ये धीरे धीरे घटा रहे हैं। अगर इनका थिएटर का प्रेजेंस देखें तो इनका वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न इंडिया में 42% प्रेजेंस है। मतलब इनका टोटल जो थिएटर, मान लेते हैं एग्जांपल कि 100 थिएटर इनका टोटल है, तो उसमें से 42% है वेस्टर्न इंडिया में, 22% है साउदर्न इंडिया में, 21% है नॉर्दर्न इंडिया में, और 15% है ईस्टर्न इंडिया में। अगर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो इनको जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है वो हिंदी फिल्म से मिलता है। लगभग 65% इनका जो टिकटिंग का रेवेन्यू होता है वो हिंदी मूवी से आता है। और अगर इंग्लिश मूवी का भाई बात करें तो 15%, और अगर रीजनल मूवी का बात करें तो वो 20% है। लेकिन अगर आप देखें नंबर ऑफ़ मूवीज़ जो प्रोड्यूस होता है, रीजनल लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू हिंदी मूवी, लेकिन इनका जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। आइनॉक्स ने ICC और NBA दोनों के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि वो इनके मैचेस को अपने थिएटर में दिखा सके, और उनसे भी वो कुछ थिएटर में टिकट का कुछ पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप रेवेन्यू में इनका कंट्रीब्यूशन देखिएगा तो ये बहुत ही कम होता है। अब हम बात करते हैं फूड एंड बेवरेज, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 25% ऑफ द रेवेन्यू। ये सबसे हाई मार्जिन बिजनेस है जो लगभग 17 to 18% के रेट से ग्रो कर रहा है। इन्होंने जोमेटो और स्विगी से भी कोलैबोरेशन किया ताकि जो भी फूड इनके थिएटर में आता है उनसे वो और चार्ज कर सके। आपने बहुत बार सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमेशा जजमेंट देता है कि जो भी प्राइस है फूड का वो कम होना चाहिए थिएटर के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर आप रूलिंग देखिएगा तो हमेशा वो लिखता है कि प्राइस रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर प्राइस एक गरीब आदमी के लिए 30 रुपये का थाली हो सकता है, और एक अमीर आदमी के लिए 1000 रुपये का थाली हो सकता है। तो यहाँ प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है कि रेगुलर प्राइस क्या होना चाहिए। और अगर बात करें आदमी के खर्च करने का, कहने का मतलब कि अगर ग्लोबली देखा जाए तो टिकटेड वर्सेस नॉन टिकटेड रेशियो 1:1 है। कहने का मतलब कि टिकटिंग में अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च कर रहा है तो वो इंटर करने के बाद, थिएटर इंटर करने के बाद 100 रुपये का प्रोडक्ट भी खरीदता है अगर ग्लोबली देखा जाए तो। लेकिन आइनॉक्स के केस में या कहे इंडिया में ये रेशियो बहुत कम है। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये टिकटिंग में खर्चा कर रहा है तो बस 40 to 50%, मतलब या 40 या 50 रुपया वो फूड एंड बेवरेज में खर्च करता है, जो कि बहुत कम है। तो यहाँ एक स्कोप देखा जा सकता है कि फूड एंड बेवरेज में और ग्रोथ का चांसेस है, या ये कह सकते हैं कि टिकटिंग का जो प्राइस है वो घट सकता है, ग्लोबल को एडजस्ट कर सके। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली होगा या नहीं होगा। अगर स्पेंड पर हेड का बात करें तो आइनॉक्स के केस में ये लगभग 75 to 80 रुपीज़ के आसपास है। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो इंटर करता है थिएटर वो लगभग 80 रुपये पर हेड खर्च करता है खाने पीने में, फूड एंड बेवरेज खरीदने में। अगर थिएटर बिजनेस का बात करें तो ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट माना जाता है, क्योंकि जब भी आप थिएटर जाते हैं तो आपका लगभग 500 रुपये 600 रुपये में हो जाता है। जबकि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, टूर में जाते हैं, तो आपका कम से कम 10,000 15,000 खर्च होता है। तो उसके कंपेयर में थिएटर बिजनेस को चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट माना गया है।
और अगर और थोड़ा सा फूड एंड बेवरेज के बारे में बात करें तो कंपनी और लग्जरियस थिएटर और ऐड करते जा रहा है, जिससे होगा ये कि ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कम पैसे पे रहना चाहेंगे, बहुत से लोग हैं जो लग्जरी चाहते हैं, उनको वैसा कंफर्टेबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए भी मैनेजमेंट ने बहुत सारा लग्जरियस थिएटर बिल्ड किया है और वहाँ वो अच्छे तरीके से चार्ज भी करते हैं। तो ये अगर बिज़नेस के पर्पज़ से देखा जाए तो कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है कि वो वहाँ प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं उन लोगों से जो सच में प्राइस पे करना चाहते हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो मिडिल क्लास को इग्नोर करना चाहते हैं। मिडिल क्लास के लिए भी थिएटर है, लेकिन उन्होंने कुछ थिएटर को प्रीमियम रखा है ताकि वो ज़्यादा चार्जेस कर सके उन व्यक्तियों से जो कैपेबल है ज़्यादा पे करने के लिए। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू का। अगर एडवर्टाइजिंग का बात करें तो ये 10% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल रेवेन्यू में। और अगर इनका एडवर्टाइजिंग लेंथ का बात करें तो ये 19 मिनट है ऑन स्क्रीन। एडवर्टाइजिंग दो तरीके का होता है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन का बात करें तो जो आप बोर्ड देखते हैं या कुछ पेंटिंग वेंटिंग देखते होंगे वो ऑफलाइन मोड हुआ। अगर ऑनलाइन कहने का मतलब यहाँ ये है कि स्क्रीन में जो भी दिखाया जाता है वो एडवर्टाइज़ होता है। ऑनलाइन कहने का मतलब वहाँ ये 19 मिनट रखते हैं, स्टार्टिंग में रखते हैं। जैसे आप इंटर करते हैं मूवी देखने के लिए तो आपको स्टार्टिंग में और मिडिल में इंटरवल के टाइम में दिखता होगा कुछ एडवर्टाइजिंग। वहाँ ये अच्छे खासे चार्ज भी करते हैं और इनका एवरेज टाइमिंग है 19 मिनट पर शो ये दिखाते हैं एडवर्टाइज। अगर एडवर्टाइजिंग का बात करें तो PVR लगभग 44 रुपये पर स्क्रीन चार्ज करता है, जबकि आइनॉक्स का यही है 28। तो काफ़ी अंतर है, काफ़ी मार्जिन चार्ज करता है PVR एज कम्पेयर टू आइनॉक्स। और अब आखिर में बात करते हैं अदर, जो 6% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में। अदर में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि कुछ कन्वीनियंस फ़ी चार्ज करते हैं, ये जस्ट डायल हो गया या बुक माई शो हो गया उनसे, ताकि टिकट का वो लाइव दिखा सके कि कितना टिकट अभी बाकी है। कुछ ये पार्किंग में चार्ज करते हैं, कुछ ये फूड कोर्ट रेंट में देते हैं अपने थिएटर के अंदर ताकि उनसे चार्ज कर सके कुछ पैसा, और कुछ ये डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं मूवी का, जिससे इनको अच्छा खासा 6% के आसपास इनकम हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया ओवरऑल कंपनी के हिस्ट्री और कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो इनका लगभग शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% के आसपास है। अभी इन्होंने 47% कर दिया है, जो ठीक ठाक मुझे लगता है, उतना कुछ ख़राब है नहीं। दूसरा मैं देखता हूँ सैलरी। अगर सैलरी का बात करें तो मैनेजमेंट अपने आप को एक डिसेंट अमाउंट का सैलरी देता है। कहने का मतलब कि कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है 130 करोड़ के आसपास, और कंपनी अपना जो मैनेजमेंट है उसको सैलरी देता है लगभग 6-7 करोड़ के आसपास, जो कि एक रीज़नेबल अमाउंट लगता है, बहुत हाई नहीं लगता है। अगर मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो देवेंद्र जैन, जो कि लगभग 60 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, उनके बेटे पवन जैन और विवेक जैन, ये भी लगभग 40-50 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी हाई लगता है, और इनके खिलाफ़ कोई ख़ास एलिगेशंस मुझे मिला नहीं इंटरनेट में। तो मैनेजमेंट यहाँ से मुझे बढ़िया लगता है देखकर। लेकिन एक ही चीज़ ख़राब लगता है कि मैनेजमेंट का बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जिसकी वजह से ये फोकस नहीं कर पाते किसी एक बिजनेस पे, जो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आता। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या कंपनी अगले 5 से 10 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। अगर हम OTT के टर्म में देखें कि OTT से अगर कंपटीशन होता है तो क्या थिएटर बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखिएगा तो आपको लगेगा कि OTT की वजह से इनका मार्केट डाउन हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो हमेशा से थिएटर को किसी ना किसी से कंपटीशन मिलता आया, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो केबल हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो DVD हो, हमेशा थिएटर बिजनेस को कंपटीशन मिलता आया है। तो OTT के टर्म में अगर देखें तो जो लोग ज़्यादा OTT यूज करते हैं वही लोग ज़्यादा जाके थिएटर भी यूज करते हैं, मतलब थिएटर में जाकर ज़्यादा मूवी देखते हैं। तो OTT के टर्म में तो लगता नहीं है कि कंपनी 5 से 10 साल में ख़त्म होगा। अगर डेट से बात करें तो डेट बहुत कम है, इतना कम है कि बोला ही नहीं जा सकता, बहुत कम डेट है। आप इस बार का 2021 का मतलब 20 का जो भी एनुअल रिपोर्ट था उसमें कुछ देख रहे होंगे, डेट बढ़ गया है। वो एक्चुअली में डेट बढ़ा नहीं है, वो AS 116 स्टैंडर्ड जो यूज किया गया है उसमें कंपनी को दिखाना पड़ता है कि वो राइट टू यूज़ प्रॉपर्टी कितना है उसके पास, जिसके वजह से जो लाइबिलिटीज़ है वो आपको दिख रहा है। डेट बढ़ा नहीं है, बस वो राइट टू यूज़ की वजह से लाइबिलिटी बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, एक्चुअल में वो डेट नहीं है। फाइनली कंपनी को वो पे करना ही था बिकॉज ऑफ द लीज़। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो कंपनी का लगभग 8 to 10% है रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज, जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे अच्छा लगता है अगर कंपनी 15% या उससे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी देता है तब। और अगर स्टेबिलिटी का बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी हाईली फ्लक्चुएटिंग है,
और रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल का भी अगर बात करें तो ये लगभग 9 से 12% के आसपास है, जो कि बहुत फ्लक्चुएटिंग है। तो मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया, ना ही रिटर्न ऑन इक्विटी, ना ही रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल। अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी। कहने का मतलब कंपनी के पास कितना डेट है। अगर आप पिछले 5 से 10 सालों का डेटा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कंटिन्यूसली अपने डेट को घटाता आया है। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन का अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का लगभग 15% से ज़्यादा है, जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएटिंग है। तो ये मैनेजेबल है, 15% से ज़्यादा ठीक लगता है मुझे ये। और अगर नेट का बात करें तो ये लगभग 8% है। तो इनका बैलेंस शीट से ये पता चलता है कि ये जो बिज़नेस है, थिएटर बिज़नेस, एक देखा समझा जाता है कि ये मार्जिन बिज़नेस है। तो ये 8% मार्जिन पे बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो मुझे ठीक ठाक ही लगता है, ज़्यादा हाई नहीं है। अब बात करते हैं ऑनर्स अर्निंग का। ऑनर्स अर्निंग के लिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ फ्री कैश फ्लो। अगर फ्री कैश फ्लो का बात करें तो ये सबका निकालने का तरीका अलग होता है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये अभी लगभग 50 करोड़ के आसपास है। अगर कंपनी एक्विजिशन करना छोड़ देगा अगर तो ये फ्री कैश फ्लो बढ़ सकता है। तो मैं अभी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ 50 करोड़। अगर 50 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये कंपनी लगभग 1500 करोड़ के आसपास अगर मिलता तो मैं इसे ज़रूर खरीदता। लेकिन ये अभी लगभग 3600 करोड़ के आसपास होते हैं, मुझे बहुत हाई वैल्यूएशन पे लग रहा है, इसीलिए मैं इस कंपनी पे इन्वेस्ट अभी नहीं करूँगा। अगर आप इसका पीई को भी देखिएगा तो ये लगभग 27 के आसपास है, जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। अगर आप इस साल का डेटा देख रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा लगे, लेकिन मैं पिछले साल का डेटा से बता रहा हूँ। ये लगभग 27 के आसपास है। मुझे अच्छा लगता है जब ये कंपनी का पीई लगभग 20 के आसपास होता और इसका फ्री कैश फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता, तो मुझे ये कंपनी में इन्वेस्ट करने में बहुत अच्छा लगता। खैर, मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। अब बात करते हैं क्या कंपनी एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है या नहीं। कहने का मतलब कि क्या कंपनी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा कमा रहा है, क्या कंपनी उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का काम कर रहा है या अलग से पैसा इधर उधर कर रहा है। तो अगर आप इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिएगा पिछला 10 साल का, तो आपको पता चलेगा कि कंपनीज अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो भी पैसा निकाल रहा है बस उसी को यूज करके अपना इन्वेस्टिंग का काम पूरा कर रहा है और फाइनेंसिंग का काम कर रहा है। फाइनेंसिंग में वो डिविडेंड भी दे रहा है और अपना जो पिछला कर्जा था उसको भी वो वापस करते जा रहा है धीरे धीरे, जो मुझे यहाँ पे कंपनी के बारे में बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको आइनॉक्स के बारे में सारा एनालिसिस दे दिया है। डिसीजन आप खुद लें कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये डिसीजन आपका होना चाहिए। और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।